कहानी की शुरुआत में हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसका नाम सोलोमन है। सोलोमन की एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ, उसके 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा है जिसे सोलोमन पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी तरह एक मछुआरा बने, लेकिन सोलोमन बहुत ज्यादा गरीब होता है। इसलिए एक दिन जब उसके बेटे की स्कूल से छुट्टी होती है तब वो अपने बेटे को घर वापस लेकर आ रहा होता है। रास्ते में वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, गरीबी के चलते मैं तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। ये दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं। तभी सोलोमन देखता है कि आतंकवादी ग्रुप के लोग उनके गांव पर हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं। ये देखकर सोलोमन अपने बेटे को लेकर तेजी से गांव की तरफ दौड़ता है और जल्दी से अपने घर पहुंचता है, जहां वो अपनी वाइफ और बाकी बच्चों से कहता है कि हमें फौरन इस घर को छोड़कर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि आतंकवादी लोग हम पर हमला करने आ रहे हैं। वो अपने घर को पीछे से तोड़ देता है और अपनी वाइफ और बच्चों को घर के पीछे के रास्ते से निकाल देता है। अब वो जैसे तैसे करके अपनी वाइफ और बच्चों को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह खुद उन आतंकवादियों के हाथ लग जाता है। उन आतंकवादियों ने और भी कई सारे लोगों को पकड़ लिया था और कई लोगों को मार दिया था। इस आतंकवादी ग्रुप में बच्चे भी थे जो सरकार से नफरत करते थे, और जो कोई भी सरकार को सपोर्ट करता था ये आतंकवादी लोग उसे मार डालते हैं। अब यहाँ आतंकवादी ग्रुप का जो लीडर होता है वो लोगों के हाथ काट रहा होता है ताकि ये लोग सरकार को वोट न दे सकें। जब सोलोमन की बारी आती है और एक आतंकवादी उसका हाथ काटने ही वाला होता है, तभी ग्रुप का लीडर उसे रोक लेता है। ग्रुप का लीडर देखता है कि सोलोमन ताकतवर और मजबूत है, इसीलिए ये लोग सोलोमन को जीप में बिठाकर एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां ढेर सारे मजदूर एक नदी में कच्चे हीरे ढूंढ रहे थे। ये लोग इन मजदूरों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं और सोलोमन को भी इनके साथ हीरे ढूंढने के काम पर लगाया जाता है। दरअसल ये आतंकवादी ग्रुप इन कच्चे हीरों का बिजनेस करते हैं। इन कच्चे हीरों के बदले ये लोग हथियार खरीदते हैं ताकि इनकी आर्मी मजबूत रहे और सरकार के साथ लड़ सके। यहाँ गांव से पकड़े गए मजदूर लोग नदी में कच्चे हीरे ढूंढने के काम पर लगे होते हैं और आतंकवादी ग्रुप के लोग इन पर बंदूक तान कर खड़े होते हैं ताकि ये लोग हीरे चोरी न कर सकें। ग्रुप का लीडर मजदूरों से चिल्लाकर कहता है कि जिसने भी हीरा चुराने की कोशिश की उसे मार दिया जाएगा। यहाँ सोलोमन भी उन मजदूरों के साथ हीरे ढूंढने में लगा होता है और तभी हम देखते हैं कि एक मजदूर को हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। वह मजदूर हीरे को देखकर उसके मन में लालच जाग जाती है, इसलिए वह इस हीरे को लीडर को देने के बजाय अपने मुंह में छुपा लेता है और ऐसा करते हुए आतंकवादी ग्रुप का लीडर उसे देख लेता है। यह देखकर वह उस मजदूर को अपने पास बुलाता है और उससे हीरा मांगता है। अब वो मजदूर अपने मुंह से हीरे का टुकड़ा निकालकर आतंकवादी ग्रुप के लीडर को दे देता है। लीडर हीरा लेने के बाद फौरन उस मजदूर को गोली से शूट कर देता है। ये देखकर सभी मजदूर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोलोमन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर डैनी को देखते हैं, जो एक हेलीकॉप्टर में इन आतंकवादियों के ग्रुप के पास आता है। वह इन लोगों से कैप्टन जीरो के बारे में पूछता है और ये लोग डैनी पर बंदूक तान कर उसे कैप्टन जीरो के पास लेकर आते हैं। ग्रुप का कैप्टन डैनी को कुछ हीरे देता है और बदले में उससे बंदूकें मांगता है। डैनी कहता है ठीक है, तुम्हें बंदूकें मिल जाएंगी। दरअसल डैनी एक स्मगलर है जो इन लोगों को हीरे के बदले बंदूकें देता है। डैनी इन हीरों की स्मगलिंग कई सालों से कर रहा है और वह इस काम में काफी प्रोफेशनल होता है। वह हर बार पुलिस को चकमा देकर बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। इस बार वह कुछ बकरियों को लेता है और इन बकरियों में से एक बकरी की खाल में उन हीरों को छुपा देता है। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त पुलिस उसे पकड़ लेती है। डैनी को लग रहा था कि हमेशा की तरह आज भी वो यहाँ से पुलिस को चकमा देकर निकल जाएगा, लेकिन आज उसकी किस्मत साथ नहीं देती। पुलिस उन बकरियों की तलाशी लेती है और उन बकरियों की तलाशी लेते हुए उन्हें हीरे मिल जाते हैं और डैनी पकड़ा जाता है, जिसके बाद डैनी को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं हमें कच्चे हीरों की खान दिखाई जाती है जहाँ सभी मजदूर हीरे ढूंढने में लगे होते हैं और सोलोमन भी हीरे ढूंढने में लगा रहता है। तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ा हीरा लग जाता है। उस हीरे को देखकर सोलोमन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो हीरा साइज में काफी बड़ा था। अब सोलोमन सोचता है कि यह हीरा गैंग के लीडर को दूं या नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले आतंकवादी ग्रुप का लीडर एक छोटे हीरे के टुकड़े की वजह से एक आदमी को मार चुका था। डर के मारे सोलोमन को यह हीरा ग्रुप के लीडर को देने का ख्याल आता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि इस हीरे से मैं माला माल हो सकता हूँ। लकीली उसी वक्त वहाँ पर पानी को पंप करने वाली मोटर खराब हो जाती है, जहाँ से प्रेशर से पानी निकलता है, जिससे सारे लोगों का
ध्यान उस तरफ चला जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए सोलोमन इस बड़े हीरे के टुकड़े को अपने पैरों की उंगलियों में छिपा लेता है। अब सोलोमन समझ जाता है कि अगर जल्दी इस हीरे के टुकड़े को छुपाकर नहीं रखा गया तो यह हीरा मेरे पास पकड़ा जाएगा और हीरा चोरी करने के जुर्म में मुझे मार दिया जाएगा। अब सोलोमन चालाकी दिखाते हुए एक आतंकवादी से बाथरूम जाने का बहाना बनाता है। वो आतंकवादी सोलोमन को वॉशरूम जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन जैसे ही सोलोमन जाने वाला होता है तभी ग्रुप का लीडर सोलोमन के पास आता है और सोलोमन की चेकिंग करने लग जाता है। अब सोलोमन को लगता है कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन ग्रुप का लीडर सोलोमन की काफी बारीकी से चेकिंग लेने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सोलोमन ने वो हीरा काफी सेफ जगह में छुपा रखा था। अब गैंग का लीडर भी सोलोमन को जाने देता है और सोलोमन उनसे काफी दूर जाकर झाड़ियों में बैठ जाता है, जहां वो इस हीरे के टुकड़े को निकालकर एक खड्डे में दफनाने ही वाला होता है। तभी पीछे से वही ग्रुप का लीडर आकर सोलोमन पर बंदूक तान देता है और वो कहता है, ये हीरा मुझे दे दो और चालाकी बिल्कुल भी मत करना वरना तुम मारे जाओगे। अब सोलोमन उसे वो हीरा देने ही वाला होता है, तभी वहां पर इस कंट्री की आर्मी उन पर अटैक कर देती है और जो लीडर सोलोमन से हीरा मांग रहा होता है वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब सोलोमन जल्दी से उस हीरे को एक कड़े में छिपा देता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी आर्मी वाले उसे एक आतंकवादी समझकर पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। ये वही जेल होता है जहां पर डैनी को रखा गया था। डैनी भी वहां पर मौजूद होता है। तभी गार्ड वाले स्ट्रेचर पर एक आदमी को लेकर आते हैं जो बुरी तरह से घायल था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि आतंकवादी ग्रुप का लीडर होता है, जिसने सोलोमन के पास वो बड़ा हीरा देखा था। जब वो सोलोमन को देखता है तो वो चिल्लाकर कहने लगता है, मुझे मेरा हीरा वापस दो जो तुमने मुझसे चुराया था। यहाँ ग्रुप का लीडर सोलोमन के आसपास कैदियों से कहता है कि इस आदमी के पास एक बहुत ही बड़ा हीरा है। इतना बड़ा हीरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो कोई भी सोलोमन से मेरा हीरा निकाल कर देगा मैं उसे $10,000 दूंगा। पैसों का सुनकर सभी कैदी सोलोमन की तरफ देखने लगते हैं। यह सब डैनी भी देख रहा होता है और सोलोमन को पता चल जाता है कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो गुस्से में आतंकवादी ग्रुप के लीडर पर चिल्लाने लगता है कि मेरे पास कोई हीरा नहीं है। वह अपने कपड़े उतार कर कहता है, देख लो, मेरी तलाशी लो, कहाँ है हीरा। ये काम करके सोलोमन वहाँ मौजूद सभी कैदियों को तो चकमा दे देता है, लेकिन डैनी को नहीं। डैनी समझ जाता है कि सोलोमन के पास सच में एक बहुत ही बड़ा हीरा है। जेल में रहते हुए कई दिन गुजर जाते हैं और अपने गुनाह की सजा काटने के बाद डैनी को छोड़ दिया जाता है। वो बाहर जाकर अपने दोस्त से मिलता है और उसे कहता है, जेल में सोलोमन नाम का एक आदमी है जिसके पास हीरे का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा है। हमें उसे भी जेल से बाहर निकालना होगा ताकि हम उससे उस हीरे के बारे में जान सकें। डैनी का दोस्त डैनी से कहता है कि सोलोमन को छुड़ाने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। डैनी कहता है कि तुम पैसों का टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। डैनी कुछ दिनों के लिए एक होटल में रुकता है और हम देखते हैं कि डैनी अपना एक नकली दांत बाहर निकालता है और उसमें से एक हीरा निकालकर मार्केट में भेज देता है और उन पैसों में से कुछ पैसे अपने दोस्त को देखकर सोलोमन को जेल से छुड़ाने के लिए देता है। असल में डैनी को सोलोमन से कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो सोलोमन से वो हीरा हासिल करना चाहता था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सोलोमन भी जेल से आजाद हो चुका है। जेल से निकलते ही सोलोमन के पास उसका दोस्त आता है और उसे कुछ पैसे और डैनी का कांटेक्ट देता है और कहता है डैनी से कांटेक्ट कर लेना, लेकिन सोलोमन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वह डैनी से कांटेक्ट करने के बजाय अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ डैनी एक बार में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मैडी है। डैनी मैडी को देखकर उसे पसंद करने लगता है, लेकिन बातचीत के दौरान जब डैनी को पता चलता है कि मैडी एक रिपोर्टर है तो डैनी उससे यहीं पर छोड़कर जाने लगता है। रिपोर्टर को पहले से ही पता था कि डैनी एक हीरो का स्मगलर है और अब रिपोर्टर डैनी के पीछे जाकर उससे हीरो की स्मगलिंग के बारे में जानने की कोशिश करती है। रिपोर्टर डैनी से एक आदमी के बारे में पूछती है जिसका नाम रोलेक्स है, लेकिन डैनी उसे रोलेक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता। दरअसल रोलेक्स अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो का बिजनेसमैन होता है। दूसरी तरफ हम सोलोमन को देखते हैं जो एक रेफ्यूजी कैंप में जाता है और वहाँ अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ उसे अपनी फैमिली का कोई भी नहीं मिलता। वह बाहर लगाई गई लिस्ट को भी देखता है, लेकिन उस लिस्ट में भी सोलोमन की फैमिली का कोई पता नहीं चल रहा था। दरअसल सोलोमन की फैमिली एक पहाड़ी इलाके में आतंकवादी ग्रुप से छिपी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर आतंकवादी ग्रुप आ जाता है और वो वहाँ पर कई लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिनमें से एक सोलोमन का बेटा भी होता है। ये आतंकवादी ग्रुप उन बच्चों को अपने बेस पर ले जाते हैं जहाँ पर ये आतंकवादी उन बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। वो इन बच्चों को बंदूक देकर लोगों को मारने के तरीके सिखाते हैं। यह लोग बच्चों को नशे के इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि इनसे बुरे काम करवा सकें। अब यहाँ हम डैनी
डैनी को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आता है और वो आदमी डैनी को एक पर्ची पकड़ाकर कहता है कि कर्नल ने तुम्हें बुलाया है। जिसके बाद डैनी कर्नल के पास चला जाता है। दरअसल डैनी 19 साल का था तब से वो कर्नल के पास है। डैनी ने कई सालों तक कर्नल की प्राइवेट आर्मी टीम में ड्यूटी भी की, लेकिन अब डैनी ने प्राइवेट आर्मी की नौकरी छोड़ दी है। कर्नल एक बहुत ही बेरहम इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, और कर्नल ने डैनी को इसलिए बुलाया था क्योंकि अब कर्नल को भी उस हीरे के टुकड़े के बारे में पता चल चुका था। कर्नल डैनी से कहता है कि पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरा कई हीरो का नुकसान हुआ था, इसलिए अब तुम मुझे वह बड़ा हीरे का टुकड़ा ला कर दोगे। असल में पिछली बार जब डैनी बकरियों के काल में हीरे के टुकड़े छुपाकर बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया था, उन हीरो में कर्नल का भी हिस्सा था, इसलिए कर्नल डैनी से कहता है कि तुम मेरे कर्जदार हो। दरअसल ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डैनी कर्नल के लिए काम करता है, कर्नल डैनी को हथियार देता है और डैनी उन हथियारों को आतंकवादी ग्रुप को सप्लाई करता है। बदले में डैनी उन आतंकवादियों से हीरे लेता है और वो हीरे डैनी कर्नल को देता है, और कर्नल इन हीरो को अमेरिका के सबसे बड़े डायमंड बिजनेसमैन रोलेक्स को पहुंचाता है। इस तरह से इनका यह इलीगल बिजनेस चलता है और इस इलीगल बिजनेस में कई मासूम लोगों की जान चली जाती है। अगले सीन में हम डैनी और सोलोमन को देखते हैं। डैनी सोलोमन से कहता है कि वह बड़ा हीरा जो तुम्हारे पास है उसका आधा मालिक मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें जेल से छुड़ाया है। लेकिन सोलोमन डैनी को इग्नोर कर देता है और कहता है कि मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। डैनी सोलोमन से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम दोबारा अपनी फैमिली से मिलो तो इस दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारे पास जो हीरा है मुझे उसके बारे में बता दो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा दूंगा और ढेर सारे पैसे भी दे दूंगा। अब ये बात सुनकर सोलोमन सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे इसे उस हीरे के बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं। तभी वहाँ पर आतंकवादी लोग हमला कर देते हैं। वो लोग गोलियां बरसाने लगते हैं जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। डैनी जो एक सोल्जर रह चुका था, इसीलिए वो सोलोमन को बचाते हुए उस जगह से दूर निकल आता है जहाँ रेफ्यूजी कैंप लगी हुई थी। अब वहाँ पर वह रिपोर्टर भी आ जाती है। डैनी उस रिपोर्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं तुम्हें वह सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें सोलोमन की फैमिली को ढूंढने में हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम एक रिपोर्टर हो और तुम्हारे पास सारा डेटा है। रिपोर्टर डैनी की बात मान लेती है और रिपोर्टर सोलोमन और डैनी को हेलीकॉप्टर से एक जगह ले जाती है जहाँ पर एक दूसरा रेफ्यूजी कैंप होता है। सोलोमन जब उस रेफ्यूजी कैंप के करीब जाता है तब वह अपनी फैमिली को देख लेता है। उन्हें देखकर वह बहुत खुश होता है और सोलोमन की वाइफ भी बहुत खुश हो जाती है। अब जब सोलोमन अपने बड़े बेटे को उनके पास नहीं देखता तब वह अपनी वाइफ से पूछता है मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, तो आगे से उसकी वाइफ रोने लगती है और कहती है कि आतंकवादी ग्रुप के लोग उसे उठा कर ले गए। ये सुनकर सोलोमन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। तब वहाँ की सिक्योरिटी उसे वहाँ से निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि आपका रेफ्यूजी कैंप के लोगों में नाम नहीं है। अब ये तीनों वापस से हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। सोलोमन को अपनी फैमिली के बचाने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वह डैनी से कहता है मैं तुम्हें उस डायमंड का पता बता देता हूँ, लेकिन इसके बाद जो भी पैसे आएंगे उससे तुम मेरे साथ मेरे बेटे को उन लोगों से आजाद करने में मेरी मदद करोगे। यहाँ पर डैनी मान जाता है। अब वह लोग वहाँ जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वे आतंकवादी लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अब यहाँ डैनी कहता है मैं जिस आदमी के लिए काम करता हूँ वह एक कर्नल है और उसके पास आर्मी की एक पूरी यूनिट है जो इन आतंकवादियों से लड़ सकती है, इसीलिए हमें पहले उनके पास जाना चाहिए। डैनी की बात उन्हें ठीक लगती है। इसके बाद यह तीनों गाड़ी में बैठकर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ रास्ता तय करने के बाद यह लोग पैदल जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। ये जंगल काफी ज्यादा घना होता है और कई घंटों के सफर करने के बाद यह लोग रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि जाना किस तरफ है। तभी उनके सामने जंगल के आदिवासी लोग आ जाते हैं और वो लोग इन्हें घेर लेते हैं, लेकिन रिपोर्टर उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात करने लगती है और उन्हें इस बात की यकीन दिलाती है कि हम आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए आप भी हमें कुछ मत कहिएगा। इसके बाद इन लोगों में दोस्ती हो जाती है और वे जंगल के लोग उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाते हैं जहां यह लोग कुछ देर के लिए आराम करते हैं। अब यहाँ डैनी देखता है कि रिपोर्टर बहुत ज्यादा परेशान है। डैनी रिपोर्टर से उसकी परेशानी की वजह पूछता है। तब रिपोर्टर बता
बताती है कि अगर मैं चाहती तो मैं एक सुकून भरी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन मैंने वह रास्ता नहीं चुना क्योंकि मुझ में एक तरह का दुनिया को बचाने का जुनून है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले जुल्म और गलत काम को रोकना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं यह दुख भरी कहानियां लिख लिख कर थक चुकी हूँ क्योंकि इससे लोगों पर ज्यादा असर नहीं हो रहा। मैं उन अमीर लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस कीमती हीरो की ज्वेलरी को वे पहनते हैं, उन हीरो की कीमत किसी का हाथ या फिर किसी की जिंदगी है। यह सच्चाई जानकर वे लोग उन ज्वेलरीज को पहनना बंद कर देंगे, लेकिन इस सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे सबूतों की जरूरत होगी और वह सबूत तुम मुझे दे सकते हो। अब यहाँ डैनी भी इमोशनल हो जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें सारे सबूत दूंगा। अब डैनी उस रिपोर्टर को इनलीगल गलत तरीके से स्मगल होने वाले हीरो की डिटेल देने लगता है। वह खुद के साथ साथ कर्नल और अमेरिका के सबसे बड़े हीरे के बिजनेसमैन रोलेक्स का सारा काला धन उसे बता देता है। वह कहता है कि इन हीरो की स्मगलिंग और मासूम लोगों की जान लेने के पीछे भी रोलेक्स का ही हाथ है। तब वह रिपोर्टर डैनी से पूछती है कि तुम्हारी इन सब बातों का सबूत मुझे दो। डैनी कहता है मैं तुम्हें ये सारे सबूत दे दूंगा, लेकिन जब मैं वो हीरे का बड़ा टुकड़ा हासिल कर लूंगा तब। रिपोर्टर डैनी से पूछती है कि क्या तुम सोलोमन से वो हीरे का टुकड़ा चुराने वाले हो? तब डैनी मुस्कुराकर जवाब देता है कि ये हीरा मेरा साउथ अफ्रीका को छोड़ने का टिकट है, इसलिए उस हीरे को मैं हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। अगली सुबह ये लोग एक मिलिट्री कैंप तक पहुंच जाते हैं और ये मिलिट्री कैंप किसी और का नहीं बल्कि डैनी जिस कर्नल के लिए काम करता था, ये उसी कर्नल का कैंप होता है। यहाँ डैनी की मुलाकात कर्नल से होती है। कर्नल डैनी से कहता है कि हमारी मिलिट्री को ज्वाइन कर लो, हम जल्द ही इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए निकलने वाले हैं। तब डैनी कर्नल को समझाता है कि इतनी जल्दी नहीं, ऐसे में वो सब लोग भाग जाएंगे। डैनी उससे कहता है कि पहले मैं और सोलोमन उस जगह पर जाएंगे, वहां की पूरी सिचुएशन समझने के बाद मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा और तब तुम अपनी टीम के साथ उन लोगों पर हमला कर देना। कर्नल इस बात को मान जाता है। इसके बाद डैनी सीधा उस रिपोर्टर के पास आता है और उससे कहता है कि मैं और सोलोमन यहाँ से जाने वाले हैं। ये सुनकर वो रिपोर्टर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि डैनी और रिपोर्टर अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। डैनी उस रिपोर्टर को एक डायरी देता है जिसमें रोलेक्स और उसके रॉ डायमंड्स के बिजनेस की सारी डिटेल्स होती हैं। डैनी जाते हुए उस रिपोर्टर से कहता है कि जब भी मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। इसके बाद डैनी और सोलोमन उस जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां पर सोलोमन ने वो हीरा गाड़ा था। कई घंटों से जंगल में सफर करने के बाद रात हो जाती है। रात को यह दोनों जब जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां पर आतंकवादी ग्रुप की एक गाड़ी आती है जिसमें कुछ बच्चे बंदूक तान कर खड़े होते हैं और उन्हीं बच्चों में सोलोमन अपने बेटे को देख लेता है। अपने बेटे को देखते ही सोलोमन खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो अपने बेटे को आवाज देने लगता है, पर इससे पहले कि सोलोमन का बेटा अपने बाप को देख पाता, बाकी लड़के सोलोमन को देख लेते हैं और वो इन पर फायरिंग करने लग जाते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं और भागते हुए ये लोग झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अब क्योंकि रात का टाइम होता है और पूरे जंगल में काला अंधेरा होने की वजह से ये लोग इन दोनों को ढूंढ नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो डैनी सोलोमन को काफी बुरा भला कहता है कि तुम्हारी आवाज देने की वजह से हमारी जान भी जा सकती थी। यहाँ पर सोलोमन डैनी से कहता है कि मैं अपने बेटे को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। डैनी कहता है चलो ठीक है, लेकिन फिर से ऐसी गलती मत करना। अब यह दोनों फिर से उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर हीरा है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद सोलोमन अपना रास्ता बदल लेता है। तब डैनी उसे गुस्से से रोकता है और कहता है कि हीरा इस तरफ है। सोलोमन डैनी से कहता है कि मुझे अपना बेटा ढूंढना है और वो उस तरफ है। इस बात पर दोनों के बीच बहस होने लगती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को मारने पर उतर आते हैं, लेकिन तभी डैनी सोलोमन के सिर पर बंदूक तान देता है। सोलोमन कहता है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में ढूंढ कर रहूंगा। ये सुनकर डैनी को एहसास होता है कि वो अपनी जगह सही है। इसके बाद दोनों में सुलह हो जाती है और ये दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते ये दोनों उस जगह के काफी करीब पहुंच जाते हैं जहां पर सोलोमन ने हीरा छिपा कर रखा था। ये लोग वहां दूरबीन से उन लोगों पर नजर रखते हैं जहां मजदूर काम कर रहे होते हैं और ढेर सारे आतंकवादी ग्रुप के लोग बंदूक तान कर खड़े होते हैं। इन लोगों को महसूस हो जाता है कि इस समय हमला करना ठीक नहीं होगा। जैसे ही रात होती है सोलोमन उन आतंकवादियों के ठिकाने में घुसकर अपने बेटे को ढूंढने लगता है। यहाँ पर सोलोमन को अपना बेटा दिखाई देता है जो कुछ लड़कों के साथ ताश खेल रहा होता है। सोलोमन उसके पास जाता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वह अपने बाप को धक्का देकर पीछे करता है और अपने
साथियों से कहता है कि यह दुश्मन है, जिसके बाद सब लोग सोलोमन पर बंदूक तान देते हैं और सोलोमन को कैदी बना लेते हैं और उसे अपने कमांडर के पास ले जाते हैं। और यह कमांडर कोई और नहीं बल्कि वो आदमी होता है जो सोलोमन की वजह से घायल हुआ था। ये सारी चीजें दूर खड़ा डैनी भी देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि यही मौका है इन्हें खत्म करने का। इसके बाद डैनी अपने कर्नल से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि जल्दी से इस जगह पर अटैक करो। कमांडर सोलोमन को देखकर कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ हीरा ढूंढने जरूर आओगे और अब जब तुम आ गए हो तो तुम मुझे वह हीरा लाकर दोगे। लेकिन सोलोमन हीरा देने से इनकार कर देता है। ये सुनकर कमांडर गुस्सा हो जाता है और वह सोलोमन के बेटे को पकड़कर कहता है कि अगर तुम मुझे उस हीरे के बारे में नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे बेटे को यहीं पर मार दूंगा। अब यहाँ पर सोलोमन अपने बेटे को बचाने के लिए उसे हीरे का पता बताने ही वाला होता है कि तभी कर्नल के लोग आ जाते हैं। कर्नल के लोग हेलीकॉप्टर से नीचे मौजूद सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अब सोलोमन का बेटा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे गोलियां लगने ही वाली होती हैं। तभी डैनी आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ सोलोमन आतंकवादी ग्रुप के कमांडर को मार देता है। कर्नल के लोग यहाँ मौजूद सभी आतंकवादियों को मार डालते हैं और कर्नल के लोग इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद कर्नल डैनी के पास आता है और उसे कहता है कि अब मुझे उस हीरे के बारे में बताओ। डैनी कहता है कि मैं तुम्हें उस हीरे के बारे में बताऊंगा, लेकिन हम उसका आधा आधा करेंगे। कर्नल तुरंत डैनी की बात मान लेता है। डैनी यह देखकर शक में पड़ जाता है कि कर्नल इतनी आसानी से कैसे मान गया, क्योंकि कर्नल बहुत ही बेरहम इंसान है और पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है। डैनी समझ जाता है कि हीरे के मिलने के बाद कर्नल उसे और सोलोमन को मार देगा। अब डैनी सोलोमन के पास जाता है और उसके कान में चुपके से कहता है कि जब तुम वह हीरे का टुकड़ा निकालोगे तब तुम कर्नल का ध्यान भटका देना और मौके का फायदा उठाते हुए मैं वहीं पर कर्नल को शूट कर दूंगा। वह सोलोमन को बताता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हीरा मिलते ही कर्नल हम दोनों को मार देगा। सोलोमन डैनी की बात मान लेता है। इसके बाद वे सभी उस जगह की ओर जाते हैं जहां सोलोमन ने हीरा छुपाया था। उस जगह पहुंचने के बाद सोलोमन जमीन खोदना शुरू कर देता है जहां उसने हीरा छुपा कर रखा था। जैसे ही सोलोमन हीरा निकालने वाला होता है, डैनी फौरन कर्नल के साथियों पर हमला कर देता है और उनसे हथियार छीनकर उन्हें मार डालता है। यहाँ डैनी कर्नल को भी शूट कर देता है, लेकिन इस दौरान डैनी को भी एक गोली लग चुकी थी। अब सोलोमन हीरा निकाल लेता है और वह हीरा सोलोमन डैनी को दे देता है। जैसे ही वे दोनों यहाँ से निकलने वाले होते हैं, सोलोमन का बेटा आकर डैनी पर बंदूक तान देता है, क्योंकि वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था। सोलोमन उसे आवाज देता है, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन वह अपने पिता को पहचानने से इनकार कर देता है। तब सोलोमन उसे उसकी माँ के घर और उसके भाई बहनों की याद दिलाता है। ये सुनकर सोलोमन का बेटा रोने लगता है और वह अपने पिता के गले लग जाता है। तभी आर्मी के और लोग भी आ जाते हैं, इसलिए ये लोग खुद को बचाते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में डैनी अपने एक दोस्त को कॉल करता है और हेलीकॉप्टर लाने को कहता है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, लेकिन वह यहाँ लैंड नहीं कर सकता था, इसलिए वह हेलीकॉप्टर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर उतरेगा। कुछ दूर जाने के बाद गोली लगने की वजह से डैनी आगे नहीं चल सकता था। तब सोलोमन उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन गोली लगने की वजह से डैनी का बहुत खून बह चुका था। इसलिए वो सोलोमन से कहता है कि अब मैं आगे नहीं चल सकता, तो मैं अकेले ही जाना होगा। और डैनी अपने जेब से हीरे का टुकड़ा निकालकर सोलोमन को दे देता है। सोलोमन कहता है कि मुझे लगा तुम मुझसे ये हीरा चुरा लोगे। डैनी हंसते हुए कहता है, हाँ सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस हीरे की जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है। ये है तुम्हारे बेटे का फ्यूचर। तुमने मुझे बताया था ना कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर सोलोमन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। डैनी सिर्फ सोलोमन को हीरा नहीं देता, बल्कि वह इसे उस रिपोर्टर का कांटेक्ट दे देता है। साथ ही वो सोलोमन को अपनी बंदूक पकड़ाते हुए कहता है कि अभी कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर तुम्हें लेने आएगा, लेकिन तुम उस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ नजर आए तो तुम सीधे उसे शूट कर देना। अब यहाँ सोलोमन और उसका बेटा ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी नीचे से कर्नल के लोग आ जाते हैं। तब यहाँ डैनी सोलोमन और उसके बेटे को कवर देते हुए कर्नल के लोगों को मार डालता है। इसके बाद वह उस रिपोर्टर को कॉल करता है जिससे डैनी पसंद करने लगा था। डैनी की आवाज सुनकर रिपोर्टर बहुत ज्यादा खुश होती है।
डैनी रिपोर्टर को बताता है कि तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। मैंने तुम्हारे पास सोलोमन और उसके बेटे को भेजा है, तुम्हें उन्हें रेस्क्यू करना होगा। तब वह रिपोर्टर डैनी से पूछती है कि तुम जख्मी हो। डैनी कहता है, हाँ मैं जख्मी तो हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर बैठा हूँ। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। यह कहते ही डैनी कॉल काट देता है और उसी जगह पर डैनी की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर सोलोमन और उसके बेटे को लेने आता है और ये दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोलोमन लंदन पहुंच गया है, जहां उसे रिपोर्टर मिलती है। रिपोर्टर सोलोमन को समझाती है कि तुम्हें ये हीरा अमेरिका के सबसे बड़े हीरे के बिजनेसमैन रोलेक्स को देना होगा। रोलेक्स ही वह बंदा है जो इस पूरे गेम को चला रहा है। उसने कई मासूम लोगों की जान ली है। डैनी और तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार रोलेक्स ही है। इसके बाद सोलोमन रिपोर्टर की बात को मानते हुए रोलेक्स के पास जाता है, जहां सोलोमन रोलेक्स के साथ एक सौदा करता है। सोलोमन रोलेक्स से कहता है कि तुम मुझे मेरी फैमिली लौट आओगे और मैं तुम्हें यह हीरा दूंगा। रोलेक्स मान जाता है और वह सोलोमन को उसकी फैमिली से मिलवा देता है। साथ में उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग भी देता है और यह सब कुछ अब वह रिपोर्टर चुपके से कैमरा में कैप्चर कर रही होती है। रिपोर्टर के पास और भी रोलेक्स के खिलाफ सबूत होते हैं जो उसे डैनी ने दिए थे। इसके बाद वह रिपोर्टर सबूतों की बुनियाद पर रोलेक्स के सारे कच्चे हीरों के इलीगल बिजनेस को अपने मैगजीन में छपवा देती है। जब गवर्नमेंट को रोलेक्स के इस काले धंधे का पता चलता है तो गवर्नमेंट रोलेक्स को गिरफ्तार कर लेती है। वह रिपोर्टर सोलोमन की पूरी कहानी भी दुनिया को बता देती है। कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सोलोमन एक कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं और वह सभी सोलोमन को वेलकम करते हुए इसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और सोलोमन उन सब के बीच खड़ा होकर मैगजीन में डैनी की फोटो को देखने लगता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।